के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। आखिर क्या है भाषा के कार्य एवं क्या है इसके विकास में बोलने और सुनने की भूमिका। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से सभी एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जो भाषा के कार्य है, यह बात हम लोग चैप्टर नंबर 1 में वैसे पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा है ना इसको रिकॉल कर लेते हैं कि आखिर भाषा के कार्य क्या है। तो देखेंगे, भाषा इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को क्या करती है, पूर्ति करती है। हमारी जो इच्छा है, हमारी जो आवश्यकता है, इसको भी पूर्ति करने का काम किसका है, तो भाषा का है। अगर हमारी मन में जो इच्छा है और हमारे पास क्या भाषा नहीं होता तो क्या हम आपके पास हम अपनी बातों को व्यक्त कर पाते, नहीं, और हमारी इच्छा की भी पूर्ति नहीं हो पाती। इसलिए कहते हैं कि भाषा जो है ना, वो इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूर्ति करने का माध्यम है। भाषा सामाजिक संबंध बनाने के लिए भी क्या है, जरूरी है। अगर हम आपस में मिलजुल करके हम सब रह रहे हैं, इसके लिए हमें क्या जरूरी है, भाषा जरूरी है। देखते ना, कहते हैं ना कि जिसका जो है बोली ठीक रहता है उसी का दोस्ती भी ज़्यादा रहता है ना। आपके अच्छा साथ आप किसी के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करिएगा, अच्छे से बात नहीं करिएगा, वो आपके साथ उसका संबंध नहीं बैठेगी। तो यही कहते हैं कि सामाजिक संबंध बनाने में के लिए भी किसकी योगदान होती है, भाषा का। साथ ही साथ ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी किसके लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ती है, भाषा की। अभी हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं, ज्ञान ही न दे रहे हैं, और आप लोग क्या कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। तो आप जो ज्ञान ले रहे हैं, अगर हम ना बोलूं, चुपचाप यहाँ पर खड़े हो जाऊं और मने मने हम पूरा पढ़ लूं, तो क्या आपको ज्ञान मिलेगा? इसीलिए इसका मतलब है कि भाषा जो है ज्ञान की प्राप्ति में भी अहम भूमिका निभाते हैं, अर्थात ज्ञान प्राप्ति का भी माध्यम भाषा है। साथ ही साथ व्यक्तित्व के निर्माण के लिए कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप जो है अंतर्मुखी स्वभाव के बालक हैं या बहिर्मुखी स्वभाव के बालक हैं, यह सब कौन बताता है, तो भाषा ही बताते हैं। कह रहे हैं कि विचार विनिमय के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, भाषा की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, भाषा की आवश्यकता पड़ती है। और साहित्य एवं कला हो, चाहे संस्कृति हो या सभ्यता हो, इनके भी विकास के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, भाषा की आवश्यकता होती है। हमने चैप्टर नंबर 1 में सबका बढ़िया से पाठ पुर्जा खोला है ना। आइए अब अपने लोग जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, वह क्या है, तो देखिए ये है राजभाषा। क्या कि राजभाषा क्या होता है, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। राजभाषा सरकारी कामकाज करने के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहा जाता है। हम अब जो सरकारी कामकाज करने के लिए जिस भाषा का उपयोग करते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, राजभाषा कहलाते हैं। यानी इसी राजभाषा का दूसरा जो नाम है ना, इसी को कहते हैं आधिकारिक भाषा। क्या कहते हैं, आधिकारिक भाषा, आधिकारिक भाषा, या इसी को कहेंगे कार्यालयी भाषा। क्या कहेंगे, कार्यालयी भाषा। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। इस सब नाम को याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में नाम का ही कमाल होता है जी। तो याद रखनी है कि जो राजभाषा है वो क्या है, तो राजभाषा का दूसरा नाम आधिकारिक भाषा है, इसी का दूसरा नाम कार्यालयी भाषा है, और इन सभी को अंग्रेजी में एक साथ कह देते हैं क्या, ऑफिशियल लैंग्वेज। याद रखिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हमने कहा कि सरकारी कामकाज करने के लिए जिस भाषा का उपयोग करते हैं वही क्या कहलाएंगे, तो राजभाषा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, राजभाषा। 14 सितंबर 1949 को, कब, हिंदी भाषा भारत की राजभाषा बनी। हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा का दर्जा कब मिला, 14 सितंबर 1949 को। इसलिए हम लोग हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को।
भारतीय संविधान के अनुसार हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है और इसकी लिपि देवनागरी है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है जी। आपसे यदि प्रश्न पूछेंगे कि बताइए जो है भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश की राजभाषा हिंदी है और इस राजभाषा की जो हिंदी की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी है। क्या है? देवनागरी है। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। याद रखिएगा, हम लोग बचपन में इसको भले याद करते हैं, हमारे देश का राष्ट्रभाषा हिंदी हिंदी हिंदी, लेकिन हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि हमारा देश बहुभाषिक देश है। हमारे यहाँ लगभग 1500 से अधिक बोली जाती है, 1500 से अधिक जी, है ना। इसीलिए इस बात को ध्यान रखनी है कि हमारे देश का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे देश की राजभाषा हिंदी जरूर है, लेकिन राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। अगर हम आप कहेंगे कि सर सब जगह तो हिंदी उपयोग होता है, तो राष्ट्रभाषा को हिंदी के रूप में घोषित कर दिया जाए। इसके लिए कई बार प्रयास किया गया था, लेकिन साउथ भारत यानी दक्षिणी भारत के जो लोग हैं वो लोग हिंदी को क्या नहीं बोलते हैं। हिंदी वो लोग जानते भी बहुत लोग नहीं हैं। शुद्ध गांव में चल जाइएगा तो वो लोग हिंदी नहीं जानते हैं। वहाँ की तेलुगु, तमिल, कन्नड़ जो वहाँ की लोकल भाषा है वो जानते हैं। और जब ये राष्ट्रभाषा बनाने की बात आती है तो वो लोग इसका क्या कर देते हैं? विरोध कर देते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा अभी तक नहीं है। याद रखना है, हमारे देश की क्या कोई राष्ट्रभाषा है? तो नहीं है। हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी क्या है? राजभाषा है। हिंदी क्या है? राजभाषा है। लेकिन वही अंग्रेजी क्या है? सहराज्य भाषा है। अंग्रेजी क्या है? सहराज्य भाषा है। और हिंदी क्या है? राजभाषा है। हिंदी क्या है? राजभाषा है। और अंग्रेजी क्या है? सहराज्य भाषा है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्या? आइए आगे अब हम लोग थोड़ी सी बात करें। इसमें जो है ना, ये जो राजभाषा है ना, ये हमारे संविधान के कितना अनुच्छेद में इसका दर्जा मिला है जी? अनुच्छेद कितने? 343 के सब क्लॉज क में। याद रखिएगा, 343 के क में। याद रखना है कि जो है हमारे जो हिंदी भाषा है राजभाषा, इसकी दर्जा किस अनुच्छेद में? 343 के क में। 343 के क में। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात और ध्यान रखनी है कि हमारे जो हिंदी भी है वो हमारे हिंदी जो भाषा है वो हमारे 8वीं अनुसूची की भाषा है। किस अनुसूची की? 8वीं अनुसूची की भाषा। याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची की भाषा है। 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में अभी कुल कितने भाषाओं को मान्यता है? तो 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है। कितने भाषाओं को? 22 भाषाओं को। उनमें से हमारा क्या है? हिंदी भी है। तो याद रखना है, हिंदी जो है कि जो है भाषा, हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। कितने अनुच्छेद में? 343 के क। 343 के क। कहीं कहीं पर ए भी लिखा रहता है जी, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है कितनी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। कितने अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। यहाँ तक कोई दिक्कत क्या? महत्वपूर्ण बात है, याद रखना है कि हमारे देश की राजभाषा हिंदी, लेकिन राष्ट्रीय भाषा क्या अंग्रेजी राजभाषा है कि सहराज्य भाषा है? सहराज्य भाषा है। सह माने साथ साथ, ये हमें चलती है हिंदी के साथ। आगे देखिए, अब राज्य भाषा क्या है? वो हम लोगों ने पढ़ा था राजभाषा, और ये क्या है? राज्य भाषा। आधा जाओ उसमें पूरा जाओ। देखिए, जिस प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राज्य भाषा कहा जाता है। यानी प्रशासनिक कामकाज करने के लिए हम लोग जिस भाषा का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? राज्य भाषा। एवं आधिकारिक कामकाज करने के लिए हम लोग जिस भाषा का उपयोग करते हैं वो है राजभाषा। क्या है? राजभाषा। ऑफिस, एक बात बताइए, ऑफिस में जो है ना, देखिए ऑफिस में हम लोग जाते हैं कोई काम काज कराने के लिए, तो अधिकतर संभावना बनता है कि ऑफिस वाला काम जो है सामने से होता है तो बगैर पैसे की काम चल जाता है।
लेकिन आप कंप्लेन कुछ जाके ऑफिस में दे आइए तो अलग बात है, लेट सेट लेकिन हो जाता है। लेकिन आप पुलिस वाला काम में जाइए, प्रशासनिक वाले काम काज में जाइए और उसको कोई काम लिख के चल आइए, क्या काम होगा? लिख ले रह जाता है। क्या पता है, जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं होगा। पूरा होता है जनरली? नहीं होता है। एक मतलब है प्रशासनिक काम काज में आधे काम होता है तो आधे जॉब, ठीक है। आधिकारिक वाला में पूरा काम काज हो जाता है तो पूरा जॉब। बाकी हम याद रखने के पर्पज से बताएं, अब ऐसा होता है या नहीं मुझे नहीं पता, आप लोग खुद समझदार हैं। हमने क्या कहा कि जब पूरा काम प्रशासनिक कामकाज में राज्य भाषा, आधिकारिक कामकाज में राजभाषा, क्या होगा? राजभाषा। दोनों में अंतर है ना? जगह नहीं हो रही है क्या? जिस पे कोई पे है 3-4 लोग तो बैठ जाइए। देखिए जी, आगे बात करते हैं हम लोग कि राजभाषा हमने समझ लिया क्या है। अब देखिए मातृभाषा, कौन भाषा? मातृभाषा। अब मातृभाषा क्या होता है समझिएगा। कहते हैं घर की बोली, किसकी बोली? घर की बोली या फिर माता की बोली। घर की बोली या माता की बोली को क्या कहा जाता है? राजभाषा कहा जाता है। घर की बोली या माता की बोली को क्या कहा जाता है? सॉरी मातृभाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मातृभाषा। यानी घर की बोली या माता की बोली को क्या कहा जाता है? मातृभाषा कहा जाता है। और मातृभाषा बच्चे के ज्ञान के विकास में सहायक है। कारण क्योंकि जब बालक जन्म लेते हैं ना, और उसके बाद जो सबसे पहले बालक का जो मानसिक क्रिया, मानसिक गतिविधि जिस भाषा में वो एक्टिव होता है, वो भाषा कौन सा होता है? मातृभाषा होता है। कौन सा होता है? मातृभाषा होते हैं। देखिए मातृभाषा जो होते हैं ना, मातृभाषा वो विचार विनिमय और शिक्षा ग्रहण करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, सबसे उत्तम माध्यम है। कभी भी हमने आप लोग एनईपी भी पढ़ाया था, आरटी एनसीएफ सब पढ़ाया था, और हमने वहाँ पर जिक्र किया था कि प्रत्येक बालकों को शुरुआती शिक्षा कम से कम 8वीं कक्षा तक कौन भाषा में होनी चाहिए? मातृभाषा में। 8वीं कक्षा तक कौन भाषा में? मातृभाषा में। प्राथमिक तक तो नेसेसरी है, नीड है, होना ही चाहिए। लेकिन जो है 8वीं तक में अगर बालक यथासंभव जितना आपसे कोशिश हो पाता है उतना मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए। तो अगर जनरली पूछे कि बालक को मातृभाषा में शिक्षा कब तक, तो 8वीं कक्षा तक। कब तक? 8वीं कक्षा तक देना ही देना है, कंपलसरी है ना? इस बात को ध्यान रखना है। तो हमने कहा कि मातृभाषा विचार विनिमय मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान और शिक्षा ग्रहण करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। मातृभाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील, और यही कारण से बालकों को कौन भाषा में शिक्षा देना चाहिए? तो मातृभाषा में शिक्षा देना प्रारंभ करना चाहिए। कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम भी कैसी होनी चाहिए? मातृभाषा ही होनी चाहिए। और इसलिए हम आप लोगों को लिखाते हैं कि मातृभाषा वाला उत्तर होता है। मातृभाषा वाला उत्तर होता है। काहे समझ में आया? क्योंकि बालक का जो मस्तिष्क जो क्रियाशील होता है सबसे पहले वो कौन भाषा में? मातृभाषा में। कौन भाषा में? मातृभाषा में। आगे देखिएगा भाषा शिक्षा के कार्य। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि भाषा शिक्षा के क्या सब कार्य है। तो देखेंगे शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। हमने पिछले कक्षा में अनुकरण विधि पढ़ा था, क्योंकि बालक जो है अनुकरण किसका करता है? अपने से बड़ों का, वयस्कों का, जिसको वो आदर्श मानते हैं। तो बच्चे का हीरो कौन होते हैं? उनके शिक्षक होते हैं। बच्चे के हीरो कौन? उनके शिक्षक होते हैं। और बालक भला किससे अनुकरण करके सीखेगा? शिक्षक से। इसीलिए शिक्षक की भाषा एकदम क्या होनी चाहिए? तो कैसा भाषा होना चाहिए? व्यवहारिक भाषा होना चाहिए, है ना? शुद्ध होनी चाहिए, है कि नहीं? सहज होना चाहिए ताकि बालक आसानी से उसको समझ सके। कह रहे हैं शिक्षक की स्वयं की भाषा की प्रयोग की कुशलता ना बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए क्या होती है? आदर्श रूप होती है।
और जिस कारण से आप अपनी बोलचाल की भाषा को जो सामान्य बोलचाल की भाषा होती है वही रखें। कोई औपचारिक भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग न करें, बल्कि अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करें, जिससे बालक को सहज फील हो, सहज महसूस हो कि हमारे लिए भाषा बोला जा रहा है, हमारे जैसा ही भाषा है। हमने कहा कि शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए? सामान्य बोलचाल की भाषा, एकदम उसके समाज का भाषा होनी चाहिए। ये नहीं कि वैसा लगे कि बालक इस भाषा को सुना ही ना हो। कहते हैं कि भाषा शिक्षक को कक्षा और कक्षा से बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक भाषा शिक्षक होने के नाते हम आपका दायित्व बनेगा कि बालकों को भाषा को प्रयोग करने के लिए, भाषा का प्रयोग करने के लिए अधिक से अधिक क्या करें? तो प्रोत्साहित करें, अधिक से अधिक भाषा प्रयोग करने के लिए मनोबल को बढ़ाएं। इस बात को ध्यान रखना है। साथ ही साथ भाषा शिक्षक को बच्चों को भाषा के विविध स्वरूप और प्रयोग से परिचय कराना चाहिए। कहें विविध भाषा के विविध स्वरूप से परिचय करवाइए। देखिए, विविध स्वरूप मतलब बहुते भाषा नहीं, बल्कि जो भाषा बोल रहे हैं उसी भाषा में विभिन्न रंगतें होती है ना, विभिन्न घटाएं छटाएं होती है, इसकी प्रयोग करें। जैसे हम ही आप जो बात कर रहे होते हैं, हम ही जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम जितने बार जो टॉपिक बोलते हैं उतनी बार हमारे में क्या होती है? बोलने के तरीका में अंतर होती है। भले हमारी भाव वही होती है, भले हमारे भाव में कोई चेंजिंग नहीं आता है, लेकिन हमारे जो बोलने की तरीका है उसमें क्या होती है? बदलाव होती है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि भाषा शिक्षक को बच्चों को भाषा के विविध स्वरूप और प्रयोग से परिचय कराना चाहिए। भाषा शिक्षण में अनिवार्यता है क्या? समग्रतावादी दृष्टिकोण। समग्रतावादी दृष्टिकोण का तात्पर्य होता है कि सभी बालकों को एक समग्र रूप में देखा जाए। सभी के लिए आप एक अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करें, ताकि सब बालक कक्षा में क्या कर सकें? तो सहज फील कर सकें। इसलिए कहते हैं कि भाषा शिक्षण में अनिवार्य समग्रतावादी दृष्टि है और सबों को समग्र रूप से एक नजर से देखना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है क्या? इतना आइए अब आगे हम लोग बात करते हैं कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अच्छा, एक बात बताइए, कोई ऐसे कारक है जो भाषा विकास को प्रभावित न करता हो? हर चीज भाषा विकास को प्रभावित करता है, हर चीज भाषा विकास को प्रभावित करता है। देखिएगा, हमने कहा कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्न हैं। एक हो गए आपके स्वास्थ्य। क्या हो गए? स्वास्थ्य। क्या स्वास्थ्य भाषा विकास को प्रभावित करेगा? करेगा जी। देखते हैं, जिस दिन थोड़ा मोड़ा माथा दुखते रहता है उस दिन कहते सर आज पढ़ने में मन नहीं लग रहा है ना, आज छुट्टी दे दीजिए। इसका मतलब है कि थोड़ी सी आपकी माथा दुखा तो प्रभावित हुए, तो सोचिए अगर कोई गंभीर समस्या हो तो प्रभावित होगा कि नहीं होगा? होगा। तो कह रहे हैं कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक में स्वास्थ्य आएंगे? बिल्कुल आएंगे। क्या बुद्धि आएंगे? बिल्कुल आएंगे। कि नहीं आएंगे? कि कुशग्र बुद्धि वाले बच्चे जल्दी और शुद्ध बोलना सीखते हैं। कुशग्र मतलब होता है जो तेज तराक, जिसके पास बुद्धि क्या हो? अधिक हो, ज्यादा हो। जो बालक प्रतिभाशाली बालक होंगे उनके तुलना में मंद बुद्धि वाले बालक में अंतर होंगे कि नहीं होंगे? प्रतिभाशाली बालक प्रतिभाशाली और मंद बुद्धि क्यों होते हैं? क्योंकि उसके बुद्धि लब्धि में क्या होती है? अंतर होती है। उसकी बुद्धि लब्धि में अंतर होती है। तो हमने कहा कि बुद्धि भी भाषा विकास को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? सामाजिक आर्थिक स्थिति, क्या यह भाषा विकास को प्रभावित नहीं करेगा? करेगा। आपके पास अच्छे रुपया पैसे होंगे तो आप शहर में जाकर के शिक्षा ग्रहण करेंगे। आपके पास रुपये पैसे कम होंगे तो आप क्या करेंगे? गांव में शिक्षा सरकारी स्कूल में जाके ग्रहण करेंगे। तो दोनों में क्या अंतर नहीं होता है? बहुत अंतर होती है कि नहीं होती है? तो यही कह रहे हैं कि सामाजिक आर्थिक स्थिति भी भाषा विकास को प्रभावित करता है कि नहीं करेगा जी? करेगा ही करेगा। समृद्ध परिवेश बच्चों को सीखने के बेहतर अवसर देते हैं। और ये समृद्ध परिवेश मिलते कैसे हैं? तो रुपया पैसा से मिलते हैं कि नहीं जी? आप रुपया पैसा नहीं देते तो क्या जब भी आप एसी में बैठ पाते? नहीं बैठ पाते। आपका माहौल एकदम बढ़िया
है कि नहीं। हम मान के चलिए जिसके पास इतना भी पैसे नहीं है, क्या वो यहाँ आके पढ़ेंगे? नहीं। तो उनमें और आप में अंतर होगा कि नहीं होगा? तो यही कह रहे हैं कि भाषा विकास में सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्या परिवार के आकार का भाषा विकास को प्रभावित नहीं करेगा? करेगा। अगर एकल परिवार होगा और तो भाषा का विकास क्या होगा? कम होगा। लेकिन वही संयुक्त परिवार होगा तो भाषा का विकास ज्यादा होगा। कहिएगा सर कैसे ज्यादा होगा? तो इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई परिवार में माता पिता और अविवाहित बच्चे हैं, मम्मी अपना खाना बना रहे हैं, पापा गए ड्यूटी पे, है ना, तो क्या होता है मामला उस परिप्रेक्ष्य में कि बच्चे को बोलने का मौका, क्या बच्चों के साथ बातचीत करने का मौका क्या होता है? बहुत कम मिलता है। लेकिन वहीं पर अगर देखिए जब क्या होते हैं, जब आपके संयुक्त परिवार होते, क्या होते हैं? संयुक्त परिवार होते हैं, तो संयुक्त परिवार में कखन को बच्चा जमीन पर आता है? नहीं रहता है। हमेशा क्या होता है? हमेशा वो किसी न किसी के गोदी में होते ही होते हैं, किसी न किसी के गोदी में होते ही होते हैं। तो जिससे क्या होते हैं, बालक को बोलने का भरपूर अवसर मिलता है, बोलने का भरपूर अवसर मिलता है, जिससे बालक का विकास क्या होगा? तेजी की कम। कौन विकास? भाषा विकास। कौन विकास? वीडियो को रोकिए थोड़ा, हिला दिए जी, पूरा मोबाइल हिल गया, इधर उधर भाग गया क्या? सुनिएगा, हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? तो भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। तो हमने देखा कि क्या परिवार का कार्य बालक के भाषा विकास को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। कैसे? तो अगर एकल परिवार है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। वहीं पर यदि परिवार का आकार बड़ा होता है, अर्थात संयुक्त परिवार होता है, तो बालक को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका मिलेगा तो उतना ज़्यादा भाषा का विकास होगा। भाषा के विकास का प्रमुख कारण क्या है? कि जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतना ज़्यादा आप में भाषा का विकास होगा, उतना ज़्यादा भाषा का विकास होगा। तो यह क्या अगर परिवार का आकार भाषा विकास को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? डिपेंड करता है कि आपके परिवार एकल है या संयुक्त है, एकल है या संयुक्त है। आगे देखिएगा, बहुजन्म भी बालक के भाषा विकास को प्रभावित करता है। बहुजन्म माने बुझते हैं? बहु माने बहुत या जन्म माने जन्म। एक साथ एक के परिवार में जो बहुते बच्चा रहता है ना, तो ये भाषा विकास क्या होता है? प्रभावित होता है। कहिएगा सर कैसे? तो देखिए, मान के चलिए कोई बउआ 2 बरस का है, कोई बालक कितने बरस के हैं? 2 बरस के हैं। देखते हैं अपने समाज परिवार, अपने समाज में देखते हैं, है ना, शिक्षित के अभाव के कारण से दूसरा 2 साल का पूरा कि नहीं तब तक दूसरा नंबर लग जाता है और वो भी दुनिया में आने को तैयार होते हैं। तो इस कंडीशन में समस्या क्या होते हैं? देखिए, अगर एक बउआ 2 बरस के हैं, एक 2 बरस के, एक हो गए मान के चलिए 1 बरस के, ठीक है। अब वो जब होंगे 4 बरस के तो ये होंगे 2 बरस के होंगे ना। तो बउआ 4 बरस के है तो अकरो एकर अपन भाषा विकास तो बढ़िया से होबे नहीं किया है। 4 बरस का है तो एकर कतो बढ़िया से होगा? नहीं होगा। अब बच्चा केकरा साथ रहना पसंद करेगा? बच्चा के साथ। तो इहो रहेगा एकरा ई तो खुदे अशुद्ध बोलेगा, एकरो अशुद्ध रूप के बोलेगा? ये बोलेगा। इससे भाषा का विकास पर प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इसीलिए कहते हैं एक साथ परिवार में जो बहुते बच्चे होते हैं तो उस पर ध्यान रखना होता है। इसीलिए कम से कम बच्चे के बीच 3 साल का गैपिंग होना चाहिए, है कि नहीं? देखिए हमने क्या कहा? बहुजन्म। सुनिएगा, जुड़वा या एक से अधिक बच्चे होने पर आपस में ही अपनी सांकेतिक भाषा बना लेते हैं, जिससे मुख्य भाषा विकास में देरी से हो सकती। अपने में वो बात कर लेगा लेकिन हम आप उतना इस बातों को नहीं समझेंगे। इसके अलावा द्विभाषावाद क्या भाषा विकास को प्रभावित नहीं करेगा? करेगा। मान के चलिए कि मम्मी हो कोटौना वाली या पापा हो जाए दिल्ली वाले, नहीं तो क्या होगा? गड़बड़ाएगा कि नहीं गड़बड़ाएगा जी? कैसे? तो मम्मी तो मैथिली बोलेंगे, आप पापा बोलेंगे तेरे को मेरे को, नहीं तब बउआ कंफ्यूज हो जाएंगे, भला एक अडॉप्ट करे के अडॉप्ट करे। कभी कभी किसी केस में दोनों कर लेता है, लेकिन तो ये कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि कितना कुछ होता है। तो बच्चों के साथ जब खेलने के बारी आएगा ना तो लोग अपना भाषा पे आइए जाते हैं, है कि नहीं? मातृभाषा पे। तो कह रहे हैं द्विभाषावाद भी भाषा विकास को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। घर में एक साथ 2 भाषाएं बोलने से बच्चा शुरुआत में भ्रमित हो सकता है, पर बाद में दोनों सीख जाता है।
आगे देखिए परिपक्वता, परिपक्वता भी भाषा विकास को प्रभावित करेगा। परिपक्वता का संबंध होता है हमारे स्वर यंत्र से। किससे? कंठ, जो कंठ होता है, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सब होता है ना स्वर तंत्र, स्वर यंत्र। तो ये स्वर यंत्र यदि आपका परिपक्व नहीं होगा तो भी भाषा विकास पर क्या होगा? प्रभावित होगा। देखिए वोकल कॉर्ड, जीव और मस्तिष्क की परिपक्वता सही उच्चारण के लिए जरूरी है। ये जो वोकल कॉर्ड है ना जी, जब बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं तो इसी वोकल कॉर्ड में बन जाता है नूडल। और जब वोकल कॉर्ड में नूडल बनता है तो क्या होता है मामला समझिए। जैसे मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, मेरा कभी कभी आवाज़ फंसने का कारण क्या होता है देखिए। मान के चलिए ये हो गए आपके, ये गला के अंदर ना ऐसे होते हैं, ये दोनों ऐसे हटा हुआ रहता है। अभी नॉर्मली हम नहीं कुछ बोल रहे हैं तो हटा होगा, सांस ले रहे हैं अपना, ऐसे होकर के हवा जा रही है, सांस जा रही है। लेकिन जो ही क्या हो कि हम जब कुछ बोलते हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाता है? सट जाता है। और जब सट जाएगा तब इस पर आवाज़ टकरा करके इसे आवाज़ बनता है। लेकिन जब वोकल कॉर्ड में नूडल हो जाता है, नूडल मतलब कोई गांठ पड़ जाएगी तो इस बीच में गांठ होगी, इसमें भी और इसमें भी। तो जब ये गांठ होगी तो ऐसे सटेगी तो बीच में गांठ अटक गया, तो इसी माने क्या रह गया? खाली रह गया। खाली रह गया तो हवा क्या हो जाता है? भाग जाता है। हवा भाग जाता है तो आवाज़ क्या हो जाता है? फंस जाता है। और मेरा यही प्रॉब्लम हो जाता है। जितने भी बड़े बड़े जो टीचर होते हैं जो बहुत लंबा क्लास लेते हैं, हर साल पे लगभग उसको वोकल कॉर्ड का ऑपरेशन करवाना पड़ता है। कारण क्या होता है कि वोकल कॉर्ड में नूडल बन जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है? ओवर वॉइस के कारण। तो ये वोकल कॉर्ड अगर प्रॉब्लम होगी, जीव, मस्तिष्क, कंठ, ओष्ठ, इस सब में यदि कोई समस्याएं होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि बालक के भाषा विकास में क्या होंगे? प्रभावित होंगे। प्रभावित होने का मतलब केवल सही अर्थ में नहीं होता है, नहीं समझे? प्रभावित मतलब अगर आप मान के चलिए पहले नहीं हो रहा था, अब होने लगा तो यो प्रभावित हुई। पहले आप बढ़िया कर रहे थे, अब कम करने लगे तो यो प्रभावित हुई। बात समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? इसके अलावा संवेगात्मक तनाव, क्या संवेग बालक के भाषा विकास को प्रभावित नहीं करेगा? करेगा। यदि कोई बालक अत्यधिक डर या तनाव से ग्रसित बच्चे ठीक से अपनी बात नहीं रख पाते हैं, जैसे हकलाना, हकलाना भी एगो कारण है। हकलाते हैं जिस कारण से टेंशन में रहता है बउआ, जिस कारण से अपना बात को बढ़िया तरीका से व्यक्त नहीं कर पाता, जिस कारण से हकलाने लगता है। देखिएगा जेकरा अपने बात पर, अपने विचार पे जो है उतना जो पकड़ नहीं होता है, वो कोनो बात अतेश भी नहीं बोलेगा, अतेश भी नहीं बोलेगा। जब डरल रहेगा, जब भी देखते हैं डरल रहता है, डर होता है, तभी कैसे हकलाता है लोग, हकला हकला के बोलता है कि नहीं, लगता है जैसे निकल जाएगा, है ना, ऐसे बोलते रहता है। तो उस कंडीशन में यह संवेगात्मक हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि डर के कारण ऐसा हुआ, तो यह भी भाषा विकास को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? इसके अलावा व्यक्तित्व, यानी कोई बालक का स्वभाव अंतर्मुखी के हैं या बहिर्मुखी बालक है, यह भी भाषा विकास को प्रभावित करेगा ही करेगा। अंतर्मुखी बच्चों की तुलना में बहिर्मुखी बच्चों में जल्दी बोलना सीख जाते हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण विधि, प्रशिक्षण मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आपको जो ट्रेनिंग केहन मिल रहा है ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा जी। अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा तो जल्दी विकास, कम खराब मिलेगा तो धीमा से विकास। प्रभावित हुए कि नहीं हुए? आगे देखिए शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण क्या भाषा विकास को प्रभावित नहीं करेगा? करेगा ही करेगा जी। आसपास के लोगों का शुद्ध उच्चारण बच्चे को सही भाषा सीखने में मदद करता है। और यदि आसपास के लोग अशुद्ध बोलेगा तो बउआ भी अशुद्ध सीखेगा। लिंग भेद, लिंग भेद भी भाषा विकास को प्रभावित करता है। बहुत सारे शोधकर्ताओं ने बताए हैं कि शुरुआती वर्षों में बालिकाओं का भाषा विकास बालकों की तुलना में थोड़ा तेज होता है। शुरू के समय में क्या होता है कि लड़कों का भाषा विकास लड़कियों की तुलना में धीमा होता है शुरुआत में, लेकिन बाद के समय में चल करके फिर क्या हो जाता है? ये उल्टा हो जाता है, लड़कों का ज़्यादा हो जाता है, लड़कियों का धीमा हो जाते हैं। माता पिता की शिक्षा, क्या माता पिता की शिक्षा बालक के भाषा विकास को प्रभावित नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा जी। माता पिता शिक्षित होंगे तो भाषा विकास में प्रभावित होगा ही होगा। विद्यालय और सहपाठी, आपके विद्यालय, आपके दोस्त महिम क्या भाषा विकास को प्रभावित नहीं करेगा? करेगा ही करेगा। तो हमने कहा विद्यालय और सहपाठी भी भाषा विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। संचार माध्यम, संचार समझते ना जी, संचार मतलब मीडिया या टेक्नोलॉजी। मीडिया टेक्नोलॉजी प्रभावित नहीं करता है? छोटका बउआ को देखते हैं आजकल एकदम घुसल रहता है, मीडिया टेक्नोलॉजी में नहीं घुसल रहता है जी, एकदम वही में जना जना करेगा, तना तना वो करेगा। भाषा विकास को प्रभावित नहीं करता है? करता है। यानी बाल साहित्य, ज्ञानवर्धक टीवी प्रोग्राम या ऑडियो विजुअल टूल्स भी भाषा सीखने में मदद करते हैं। तो हमने देखा। और इसके अलावा शारीरिक दोष भाषा विकास प्रभावित करेगा? करेगा। सुनने की क्षमता में कमी या कटे होठों, तालु सीधे तौर पर बोलना सीखने में बाधा डालते हैं।
प्रेम और स्नेह। प्रेम और स्नेह भी भाषा विकास को प्रभावित करता है। आप किसी बच्चे के साथ अगर प्रेम भरा व्यवहार करेंगे, स्नेह भरा व्यवहार करेंगे, तो आपके साथ बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा घुल मिल करके रहना चाहेंगे, और घुल मिल करके रहना चाहेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ बातचीत करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करेंगे तो आप में ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का विकास होगा। लेकिन वही व्यवहार रखेंगे एकदम चंड जैसे, तो क्या होगा? बच्चा ओकरा पास अबे न करेगा, अबे न करेगा तो ओकरा साथ बोलबे नहीं करेगा, अब बोलबे नहीं करेगा तो भाषा विकास होबे न करेगा। तो प्रभावित किया कि नहीं किया जी? इसलिए कहते हैं स्नेह और प्रेम। जिन बच्चों को परिवार में भरपूर प्यार और प्रोत्साहन मिलता है वे बिना झिझक के खुलकर बोलना सीखते हैं। बात समझ में आई? तो ये रहा हमारा भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अगर हम लोग एक शब्द में जाने ना, तो भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कोई ऐसा कारक है ही नहीं जो भाषा विकास को प्रभावित न करता हो। भाषा विकास को प्रभावित सभी कारक करते हैं, कोई ऐसा कारक है ही नहीं है जो प्रभावित न करता हो। बात क्लियर है? सब कुछ प्रभावित करता है जी। आपके जो है दोस्त, मही, मास्टर, विद्यार्थी, आपका जो सहपाठी है, आपके जो मोबाइल है ना, हर कोई कहीं ना कहीं आपको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। कोई सकारात्मक रूप में तो कोई, लेकिन प्रभावित करेगा ही करेगा। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर भाषा विकास में सुनने और बोलने की क्या भूमिका होती है। सुनने और बोलने की क्या भूमिका होती है, यानी भाषा का जो विकास होता है ना बालक में, उस समय सुनने का और बोलने का क्या योगदान होता है? कुछ तो योगदान होगा। तो देखिए, भाषा विकास में पहले हम लोग बात कर रहे थे क्या कर योगदान? सुनने की। तो अनेक विधियों या प्रवृत्तियों द्वारा बच्चे के श्रवण कौशल को सुधारा जा सकता है, जो निम्नलिखित है। कोई बालक में आप चाहते हैं कि श्रवण कौशल को सुधारा जाए, क्या किया जाए? सुधारा जाए। श्रवण मतलब क्या? सुनना। मौखिक माने बोलना। तो श्रवण कौशल को हम चाहते हैं सुधारना। काहेला? काहे कि चाहते हैं कि बालक के अंदर भाषा का विकास हो, बालक के अंदर भाषा का विकास हो। तो श्रवण कौशल को सुधारना चाहते हैं, इसके लिए आपको बोलना भाषा विकास में सुनने की भूमिका है ना। देखिए सॉरी, उल्टा मैं कह दिया, सुनने की भूमिका कह रहा है। तो अगर सुनने का आखिर क्या योगदान है, आखिर भाषा विकास में सुनने के क्या फायदे हैं, क्या लाभ है? तो देखिए, जब तक सुनेंगे नहीं तब तक बोलेंगे नहीं। यदि हमें मौखिक विकास करना है तो इसके लिए श्रवण विकास जरूरी है। तो क्या मौखिक बोलचाल बोलने के लिए श्रवण कौशल का योगदान हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम चाहते हैं बोलना तो इसके लिए हमको सुनना पड़ेगा पहले। तो कह रहे हैं कि भाषा विकास में सुनने की क्या भूमिका है? भाषा विकास में सुनने की क्या भूमिका? तो सुनने की यही भूमिका है कि बालक बोलना अगर सीखना चाहता है तो उसके लिए उसको श्रवण कौशल का ज्ञान होना आवश्यक है। सुनकर बच्चा बोलना सीखता है, अर्थात अनुकरण के माध्यम से बोलना। अगर कोई बालक चाहता है शुद्ध उच्चारण करना सीखे, क्या करना सीखे? शुद्ध उच्चारण करना सीखे, तो उसके लिए उसको सुनना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब मान के चलिए कहीं पर लिखल है स्पष्ट, क्या लिखल है? स्पष्ट। अब स्पष्ट को भला बउआ जो है, स्पष्ट को भला बउआ जो है, इसको कैसे उच्चारण करेगा? वैसे नहीं सुना रहेगा तो कथी पड़ेगा? स्पष्ट नहीं। लेकिन अगर सुना रहेगा तो क्या पड़ेगा? स्पष्ट। तो शुद्ध उच्चारण भी करना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। तो सुनना का योगदान हुआ कि नहीं हुआ जी? आगे देखिए, शब्द वृद्धि के लिए शब्द वृद्धि। आप चाहते हैं कि हमारे अंदर शब्द का भंडार अधिक से अधिक हो, शब्द का भंडार अधिक से अधिक हो, तो इसके लिए हम आपको क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। आप जो है इसका नाम थर्मस जो आज आप जानते हैं, बगैर सुने ही सुना पड़ा है कि नहीं? इसका नाम मार्कर, डिजिटल बोर्ड, फलाने का नाम क्या है, दीवार है, घड़ी है, जितनी कुछ है, इस सब का नाम आपने कैसे सीखा है? सुनकर। नहीं सुना होता तो क्या आपको पता होता? नहीं होता। इसमें क्या शब्द भंडार करने के लिए भी श्रवण कौशल का योगदान जरूरी है कि नहीं जरूरी है जी? आगे देखिएगा, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए सुनना जरूरी है कि नहीं? आप लोग अभी ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आए हैं तो सुनना जरूरी नहीं? तो सब लोग आके आइए, रुइए, दोनों कान में क्या कर लीजिए? डाल लिया करिए, क्योंकि अगर श्रवण कौशल का जरूरी नहीं है तो क्या है जरूरी? जरूरी डाल लेंगे तो समझ में आएगा नहीं। इसका मतलब ज्ञानार्जन करने के लिए भी श्रवण कौशल जरूरी है। ज्ञानार्जन करने के लिए भी श्रवण कौशल जरूरी होगा कि नहीं होगा जी?
तो देखिए इसके अलावा दूसरों की अभिवृत्तियों को समझ, अभिवृत्ति मतलब इच्छा, अभिवृत्ति मतलब सामने वाला को इच्छा आपको समझना है, सामने वाला की इच्छा आपको समझना है, तो इसके लिए श्रवण कौशल जरूरी है कि नहीं जरूरी है? सुन में ना करिएगा दूसरे का इच्छा समझ लीजिएगा, सुनना पड़ेगा ना। हमने क्या कहा, श्रवण कौशल का जो है, अगर किसी का यदि इच्छा को जानना चाहते हैं तो इसमें हमें कौन भूमिका निभाएगा? श्रवण कौशल। कौन भूमिका निभाएगा? श्रवण कौशल। बात क्लियर है क्या? तो सुनने के माध्यम से बच्चे दूसरों की भावनाओं, विचारों और अनुभवों को प्राप्त करता है, अनुभवों को प्राप्त करता है। तो हमने जाना कि सुनने से क्या हमें फायदा है। एक और है ध्वनियों का विभेदीकरण करने में। ध्वनियों का विभेदीकरण मतलब होता है कि कोई क्या बोल रहा है, इसके बीच के अंतरों को स्पष्ट करने के लिए हमें क्या समझना, क्या जरूरी है? सुनना जरूरी है। अगर हमारे अंदर श्रवण कौशल का विकास नहीं होगा तो क्या हम ध्वनियों के बीच के अंतर को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि ध्वनियों का विभेदीकरण करने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता है? श्रवण कौशल की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? श्रवण कौशल की आवश्यकता है। तो हमने देखा कि श्रवण कौशल का जो है आवश्यकता हमारे जो है जीवन में किस प्रकार से पड़ता है। तो किस किस प्रकार से पड़ा? तो हम चाहते हैं दूसरों की इच्छाओं को जानना, हम चाहते हैं बोलने बढ़िया से सीखने के लिए, हम चाहते हैं शब्द भंडार करने के लिए, हम चाहते हैं ध्वनियों में अंतर करने के लिए। इन सभी चीज़ों के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? श्रवण कौशल होना जरूरी है। इन सभी चीज़ों के लिए श्रवण कौशल का विकास होना जरूरी है। क्या स्टूल है इस बीच में जी? कहीं एक्स्ट्रा स्टूल दीजिए, पीछे कर दीजिए, आगे आ जाइए, बीच में आ जाइए। चलिए आगे बात करें हम लोग। तो भाषा विकास में बोलने की भूमिका, हमने सुनने की भूमिका को देख लिया ना। अब किसका बात करेंगे? तो भाषा विकास में बोलने की भूमिका, भाषा विकास में बोलने की भूमिका। देखिएगा अब भाषा प्रवाह को कुशल बनाने के लिए सुनिए, आप चाहते हैं धारा प्रवाह बोले, एकदम बगैर रुके बोले। जब एक बार शुरू हो जाए तो रुकने का नाम न ले। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। जब तक आप, एक बात बताइए, आप पूरा किताबी ज्ञान पढ़ लीजिए, एकदम लगता है आपको बहुत आ रहा, लेकिन कभी उसका उपयोग न किए हो तो क्या बोल पाइएगा? नहीं। अगर आप चाहते हैं धारा प्रवाह बोले तो इसके लिए पहले आपको बोलने का जो है अभ्यास करना पड़ेगा, अर्थात पहले मौखिक कौशल का विकास होना जरूरी है, तभी जाकर के आप धारा प्रवाह बोल सकते हैं। बोलने संबंधी झिझक को दूर करने के लिए चाहते हैं कि आपके अंदर जो बोलने संबंधी जो झिझक है, अर्थात जो हेजिटेशन है, वो दूर करें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। अगर क्लास में से किसी को बुला के यहाँ पर मंच पे आके कहेंगे कहीं बोलो तो दुल्हन बाबू लगेगा, वहीं पे आएगा, थर थर आते रहेगा, क्या बोलना है नहीं बोलना है। लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन आके कोई आई जो है 1 मिनट बोले, अगला दिन 2 मिनट 3, धीरे धीरे आपको एक समय ऐसा आएगा जो आप खड़ा होंगे बोलने के लिए तो अंत न लगेगा। तो इसके लिए तो बोलना पहले शुरू करना पड़ेगा ना। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने झिझक, हेजिटेशन को दूर करना, तो इसके लिए भी बोलने कौशल का अर्थात मौखिक कौशल का विकास जरूरी है कि नहीं जरूरी जी? आगे शुद्ध उच्चारण करने के लिए भी आप कितनों सुन लीजिएगा, आप कभी बोलवे नहीं कीजिएगा तो शुद्ध उच्चारण होगा नहीं। तो बोलने के लिए अगर शुद्ध उच्चारण करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? तो बोलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। इसके अलावा संप्रेषण कुशलता को बढ़ाने के लिए, संप्रेषण मतलब बातचीत, संप्रेषण माने बातचीत। देखिए संप्रेषण कुशलता को बढ़ाने का मतलब होता है, ध्यान से सुनेंगे, संप्रेषण कुशलता बढ़ाने का तात्पर्य होता है कि हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल अगर हम बेहतर करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बातचीत करना पड़ेगा। आप लोगों के साथ आज हम इतना जो है विदाउट हेजिटेशन के बोल पाते हैं आप लोगों के बीच। क्या लगता है हम ऐसे शुरुआत में भी बोल पाते होंगे? नहीं। शुरुआत में हमें याद है जब हमने पढ़ाना शुरुआत किया था, है ना, तो डेली जो है अपने साथ है ना बहुत सारे नोट्स में लिख करके लाया करते थे, एकदम लिखा होना चाहिए। कहीं पढ़ाते समय कुछ बिसर जाएंगे तो क्या ना होगा, है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा देख करके बोला करते थे, है ना। अंदर से डर बना रहता था कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कहीं कुछ ही ना हो जाए, कुछ बोला ना जाए। तो ये सब कैसे दूर हुआ? हमने इसको प्रैक्टिस किया, बार बार बोलते रहा। आज एक ऐसा समय आया जो कुछ नहीं देखते हैं और जब बोलना शुरुआत करते हैं तो अंत होने का नाम ही नहीं होता है। तो ये हमने बोलना शुरुआत किया तब तो
तो अगर हमें मौखिक कौशल का विकास चाहिए, अगर हमें मौखिक कौशल का विकास चाहिए तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, तो अब बोलना पड़ेगा ही पड़ेगा, बोलना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब अगर देखिए हमने लिखा है कि हम जो बच्चा जितना अच्छा से बोलेगा वह उतना अच्छा से विचार विनिमय कर पाएगा, है कि नहीं। अब एक बात बताइए कि चाहे वह मौखिक कौशल हो या श्रवण कौशल हो, इनका अगर विकास करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया माध्यम कथी है, बातचीत। क्या है, बातचीत। कहिएगा सर बातचीत के ना, तो देखिए बातचीत मान होता है क्या आदमी बोलता है, दोनों बोलता है। जब हम बोल रहे हैं तो मेरा मौखिक कौशल का विकास, आपका कि आप सुन रहे हैं, और जब आप बोल रहे हैं तो आपका मौखिक कौशल है, मेरा तो मौखिक और श्रवण कौशल का विकास करने का सबसे बढ़िया तरीका बातचीत। और इसीलिए कहते हैं कि बालकों को वार्तालाप करने का भरपूर समय दिया जाए, लेकिन जब मास्टर पढ़ाते रहे तब खून नहीं। वार्तालाप ई वाला नहीं कि फलाना के बेटी भाग गया, फलाना आया खाना नहीं बना, आज जो है ऊ पीटा आया ऊ मारा, ई बात नहीं। जो आपका टॉपिक होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई से मुद्दा संबंधित होना चाहिए। देखिए सीटेट पास करने का एक गो मूल मंत्र है, आप गप मारना सीख गए तो आप सीटेट पास कर गए। लेकिन चाय के टपरी वाला दुकान वाला गप नहीं होना चाहिए, जो चाय के टपरी पर जाके गप मारते हैं वो गप नहीं होना चाहिए, है ना। आपकी विषय वस्तु से संबंधित जिस दिन गप मारना सीख गए वही दिन आप सीटेट एग्जाम पास कर जाइएगा, क्योंकि पूरा सीटेट एग्जाम में गपे है। हम ही अभी कथी कर रहे हैं, गपे तो मार रहे हैं, है कि नहीं। बस हम गप मारना कहीं सीख गए हैं, नहीं जी। आप लोग भी सीख जाइए, आप लोग भी हमारा से नंबर मास्टर बन जाइएगा। सुनिएगा, आगे आइए। हम मानव, सुनेंगे बात ना करें, हम मानव दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा श्रवण एवं वाचन कौशल का उपयोग करते हैं। श्रवण माने, वाचन माने, और जिसे प्राथमिक कौशल कहा। देखिए प्राथमिक हम लोग क्या कहते हैं, ये शुरुआत होता है, ये शुरुआत होता है। तो सुनना बोलना कौन कौशल, प्राथमिक कौशल। सुनना बोलना प्राथमिक कौशल। भाषा कौशल में सबसे पहले कौन कौशल का विकास, जब तक सुनेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। तो भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान श्रवण कौशल का होता है। किसका होता है, कक्षा में या पाठशाला के मंच पर, कक्षा में या पाठशाला के मंच पर कविता वाचन प्रतियोगिता, आशु भाषण माने छोटका छोटका भाषण, वाद विवाद, समाचार वाचन के द्वारा श्रवण कौशल में सुधार लाया जा। मतलब सामने वाला बोले, जो एक व्यक्ति बोले और सामने वाला सुने, जे सुनेगा ओकरा में श्रवण कौशल और जे बोलेगा ओकरा में वाचन कौशल। इस प्रकार से हमारा यह 3 नंबर चैप्टर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और अगला जो हमारा होगा कितना नंबर, अब पहले पढ़ेंगे अपन लोग 6 नंबर चैप्टर। कारण क्या है, क्योंकि यह भी भाषा कौशल से संबंधित है। तो इस वीडियो को बंद कर दिया जाए, हाँ सेव कर दिया।